हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 21 जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ था। ये पेपर फर्स्ट है। इस वीडियो में हम लोग CDP के 30 क्वेश्चन विद व्याख्या हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। तो सबसे बात खास क्या है इस वीडियो में, क्योंकि 2024 में जो हुआ था पेपर, इसमें असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती डैश को प्रदर्शित करता है। इसमें कहने का मतलब लड़की और लड़के में भेद किया गया। तो क्या प्रदर्शित करते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर तरलता। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्योंकि इसमें सबको पता चल गया होगा कि जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित की जा रही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अपसारी चिंतन डैश है जबकि अभिसारी चिंतन डैश है, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या अंतर है? बहुविध उत्तरों को प्रोत्साहित करता है या सही समाधान पर स्थिर रहता है? वह सही समाधान पर स्थिर है, बहुविध उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, बुद्धि से संबंधित है, सृजनात्मकता से संबंधित है, मौखिक क्षमता को बढ़ाता है, गत्यात्मक कौशल को बढ़ाता है। तो जो बताइए आप लोग, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में क्या अंतर है? दोनों जो हैं ये बहुविध उत्तरों को प्रोत्साहित करते हैं, ये एक सही समाधान पर स्थिर रहता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? आप नहीं पर विशेष ध्यान देना। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में उत्तर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन से आसपास की ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। समावेशी शिक्षक का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण को बहिष्कृत ना करें। समावेशी शिक्षक का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता का समर्थन करता है। देखिए, अब ये ऑप्शन भी राइट है। समावेशी शिक्षा का अर्थ ऐसे तरीकों से शिक्षण को बहिष्कृत ना करें, ये भी ऑप्शन राइट है। एक समावेशी कक्षा है भाषा शैली में उत्तर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, सही बात, ये भी राइट है। ऑप्शन नहीं पूछा है तो निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र, ऐसा नहीं। समावेशी शिक्षा के मतलब आसपास ही क्यों, जहाँ भी हो वहाँ से समावेशी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, तो इसका कोई केंद्र निश्चित नहीं होता, इसीलिए निगेटिव का भाई निगेटिव, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। ये असर्शन और रीजन वाला है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं ये 2024 वाले में। अब कथन देखिए, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण पैटर्न ढूंढना और पहले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। अब सही विकल्प आप लोगों को चुनना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आप लोगों ने दोनों पढ़ लिए, तो
आप लोगों को लगे कि दोनों सही हैं, इसीलिए असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम उसी तरीके से है। अभिकथन, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है, सही है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ए सही है लेकिन आर गलत, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी कारकों को आरोपित करना, सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक कारकों को आरोपित करना, सफलता के लिए आंतरिक और असफलता के लिए बाहरी कारकों को आरोपित करना, सफलता के लिए बाहरी और असफलता के लिए आंतरिक कारकों को आरोपित करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, विद्यार्थियों को अपने शिक्षार्थियों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, विद्यार्थियों के अधिगम के मापन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है, अधिगम प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अधिगम प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? नैतिक विकास, गतिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो जो विकास के किस पहलू और तर्क में चिंतन और समस्या का समाधान की व्याख्या की जाती है, वो संज्ञानात्मक विकास। आप लोगों को पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया किसने? वो जीन पियाजे ने दिया। इन्होंने 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का। लियो वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। अनुकूलित उद्यापन, पुरस्कार और दंड, निजवाक या आंतरिक भाषण, निष्क्रिय अनुकरण। जो लियो वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं वो निजवाक यानी आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच पर ज़्यादा जोर देते हैं, उसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण मानते हैं प्राइवेट स्पीच को। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 ऑप्शन इज राइट। ओके, अभिकथन, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुँचे हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। अब आप लोगों को इन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चॉइस करना है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये तो आपने लॉरेंस कोहल वर्ग की पूरी थ्योरी पढ़ी होगी ना, तो उसी से इसका आंसर भी निकला, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट, यानी दोनों सही हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई है, यानी बहुबुद्धि बताई है। अब इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है। संगीतात्मक प्रदर्शन का रचना करने के कौशल, स्थानिक प्राकृतिक दुनिया की सराहना करने की क्षमता, अंतर्वैयक्तिक दूसरों के साथ संबंध बनाने का कौशल, तार्किक, गणितीय, नृत्य और शारीरिक गतिविधियों में निपुणता। तो जो सबसे सही सेट है वो संगीतात्मक यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। अब नहीं पे आप लोगों को ज़्यादा जोर देना है। अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। अधिगम में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन शामिल है। अधिगम एक निष्क्रिय और प्राप्त करने वाली प्रक्रिया है। अधिगम पूर्व अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। देखिए नहीं पूछा, निगेटिव का यहाँ निष्क्रिय आ गया, ये निगेटिव है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। नहीं पूछा तो अधिगम एक निष्क्रिय नहीं, अधिगम एक सक्रिय है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। कार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रिया सेट, निष्क्रिय अनुसरण, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जो 13 क्वेश्चन का ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, अपसारी चिंतन। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, नंबर 4 ऑप्शन इज राइट। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। देखिए अलगाव हो गया, इसको आप लोग देखते ही कट कर दीजिए। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना, ये भी गलत है। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, एक मानक पाठ्यक्रम का प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन इज राइट, यानी विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। ओके, निम्नलिखित में से उपयोगी पृष्ठभूमि की एक विशेषता कौन सी है। यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है, सामायिक और विशिष्ट होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन इज राइट, यह सामायिक और विशिष्ट होती है। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में हाथ पैर और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास केंद्र से छोरों की ओर होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। तो शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, ये असर्शन और रीजन वाला है। अभी कथन देखिए, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण देखिए, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। अब सही विकल्प देखिए, इनमें से कौन सा ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये दोनों सही, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट, यानी ए सही है लेकिन और आर सही व्याख्या भी करता है ए की। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। एक मूल्यांकन कार्य जो छात्र के सीखने में सुधार के लिए प्रक्रियात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। छात्र के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक इकाई की शुरुआत में लिया गया प्रश्नोत्तरी है। एक मूल्यांकन कार्य जो छात्र के प्रदर्शन को निर्धारित मानक के साथ तुलना करने में मदद करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति को निगरानी करता है, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य यानी डिस्लेक्सिया की एक विशिष्ट
विशेषता कौन सी है? शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ में अक्षमता, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई यानी पढ़ने में कठिनाई, ध्यान डिसलेक्सिया, ध्यान बनाए रखने में कठिनाई। तो जो ध्वन्यात्मक यानी पढ़ना, थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, पढ़ने में कठिनाई होती है उसी को डिसलेक्सिया कहते हैं। और जो गणित मतलब लगाने में कठिनाई होती है उसे कैलकुलिया कहते हैं। और ग्राफ यानी लिखने में उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। जिसे डिस्ग्राफिया विकार होता है उसे लिखने में प्रॉब्लम होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? वह प्रश्न जो शब्द दर शब्द पुनर्प्राप्ति की मांग करते हैं। वह प्रश्न जो किसी पाठ को सारांशित करने में मदद करते हैं। वह प्रश्न जो हाँ या नहीं में उत्तर की मांग करते हैं। वह प्रश्न जो छात्र को किसी विशेष पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, बाधिता एक डैश स्थित है जबकि अक्षमता एक डैश स्थित है। कार्यात्मक जैविक, जैविक कार्यात्मक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक सामाजिक। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन इज राइट यानी जैविक कार्यात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन संज्ञान भावनाओं को प्रभावित नहीं करता है। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन भावनाएं संज्ञान को प्रभावित नहीं करती हैं। संज्ञान और भावनाएं दोनों एक दूसरे के परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो जो सबसे ऑप्शन सही है वो फोर्थ ऑप्शन सही है क्योंकि संज्ञान और भावनाएं दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे वातावरण और वंशानुक्रम उसी तरह, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते देख अवहेलना आ गए तो ये ऑप्शन गलत है। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेत और प्रतीकों से शुरू करते हैं। जब शिक्षक अमूर्त उदाहरणों को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और लागू करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए, जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनमें जब शिक्षक अमूर्त यानी किसी चीज को बच्चे को दिखा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके ठोस उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं तो उसका उपयोग करते हैं, वो सबसे अच्छा माना जाता है उदाहरण। इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको चीज़ें दिखाओ तो वो आसानी से समझ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो बाहरी पुस्तकों से आती हैं, पुरस्कारों से आती हैं। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद और संतोष से आती हैं। अभिप्रेरणा जो दंड और डर से पैदा होती है। अभिप्रेरणा जो दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए होती हैं। जो अभिप्रेरणा है कार्य के व्यक्तिगत आनंद और संतोष से प्राप्त होती है उसी को आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन कहते हैं, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं? बोलकर सोचो, संकेत और सारे प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रटकर दोहराओ।
अब देखिए रटने का कोई वही नहीं, तो ये ऑप्शन को हटा दीजिए आप। तो बोलकर सोचना चाहिए, संकेत और इशारे, प्रश्न करके भी आधा हल किया हुआ। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, जिसमें ई नहीं है। ओके। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल यानी फाइन मोटर स्किल से पहले सकल पेशी कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक है, रैखिक है, समीपस्थ दूराभिमुख है, शीर्षगामी है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन राइट है, थर्ड ऑप्शन इज राइट, यानी समीपस्थ दूराभिमुख है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? वस्तुस्थित इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण, परिकल्पित तार्किकता। तो सबसे पहले यहीं पे क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन अलग बन गया। देखिए, जो जीन पियाजे का सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी? 4 अवस्थाएं बताई हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज राइट, यानी विकेंद्रण। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि इनका सिद्धांत कौन सा है और इन्होंने किस पे, इन्होंने अपने बेटे पे प्रयोग किया था। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये चारों अवस्थाएं सामने दी हैं आप लोगों के, जैसे संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, औपचारिक। ये जो अगर आप लोग सीरियल वाइज से लगाए तब भी सीरियल वाइज से लगा सकते हैं। ओके। तो 29 का जो ऑप्शन राइट है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। जो 2 से 7 साल की उम्र होती है उसमें बच्चे ऐसा सोचते हैं। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्याख्या देने और समझने में प्रभावी शिक्षण है। ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्याय स्मरण और दोहराव सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ऑप्शन आप लोग देखते ही लगा सकते हैं, क्योंकि शिक्षक सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। जो शिक्षार्थी होते हैं, जिसमें सक्रिय हमेशा पॉजिटिव वे में लिया जाता है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों के लाभदायक है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू।